अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवर्दी के साथ आपकी मेज़बान आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहवर्दी। तो जनाब वेलकम टू द शो, कैसे मिज़ाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है और आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर वाफ़ियत से होंगे। तो सर सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह हमने कल प्रोग्राम में जाफ़र एक्सप्रेस हमले को लेकर बात की थी और ऑपरेशन तब तक शुरू हो चुका था। तो सर अब ऑपरेशन इज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड और पाक फ़ौज ने ऐसे एहलकारों ने जवामर्दी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। काफ़ी ट्रिकी एरिया था लेकिन बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ इन्होंने यरगमालियों को रिहा करवाया। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें इस ट्रेन के हाईजैक होने के बाद रियासत के पास 2 ही फैसले थे। हुँ, एक फैसला वो ये कर सकते थे कि उन्होंने हाईजैकर्स के साथ मुज़ाकरात करने हैं और उनसे कुछ शराइत, कुछ लो-दो के ज़रिए यरगमालियों को रिहा कराना है, जो अक्सर हाईजैकिंग्स में होता भी है कि हुँ, जब कोई प्लेन हाईजैक हो जाए, ट्रेन हाईजैक हो जाए, तो फिर हाईजैकर से बात करके हॉस्टेजेस को रिहा कराया जाता है। और यहाँ भी जो हाईजैकर्स थे उनकी शराइत सामने आ रही थी और वो कह रहे थे कि हमारे से मुज़ाकरात करें और हम आप हमारे साथ को कैदियों का तबादला कर लें, कोई और चीज़ें वो माँग रहे थे, लेकिन उनकी एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स थी और वो कह रहे थे कि हमसे मुज़ाकरात करें। लेकिन पाकिस्तान ने और हुकूमत पाकिस्तान ने और अफ़वाज पाकिस्तान ने मुज़ाकरात ना करने का फ़ैसला किया, जो एक मुश्किल हुँ, फ़ैसला था। इसके नतीजे में सारे हॉस्टेजेस की मौत का खतरा था, शहादत का खतरा था कि वो जो टेररिस्ट हैं, वो सारे हॉस्टेजेस को मार देंगे। लिस्टें सामने आ गई थीं कि उनमें 132 के करीब फ़ौजी हैं। टोटल 218 के करीब उनके पास थे हॉस्टेजेस, आखिर में जो रह गए थे उनके पास, तो 218 के करीब थे। तो उम, ये एक मुश्किल मुश्किल फ़ैसला था। अब दूसरा वो इलाका ऐसा पहाड़ी था, इर्द-गिर्द वीरान था, लेकिन इसका एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज भी था। आबादी नहीं थी, इसका एडवांटेज था और डिसएडवांटेज ये था कि सड़क नहीं थी, पहुँचा नहीं जा सकता था, बहुत रिमोट एरिया था, कम्युनिकेशन नहीं थी। बहरहाल पाकिस्तान की ने वहाँ पर एक ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया और मुज़ाकरात ना करने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये राय बनी कि अगर आज मुज़ाकरात किए जाएँगे तो कल वो उनको ये आदत पड़ जाएगी कि हॉस्टेज ले जाएँ और फिर मुज़ाकरात शुरू करें और कितनी बार मुज़ाकरात किए जाएँगे, ये तो फिर एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। इससे पहले भी बलोच टेररिस्ट जो हैं, एक कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल लईक को हॉस्टेज बनाकर ले गए थे और उन्होंने उसके एवज़ भी कोई डिमांड्स की थी, तो वो पूरी नहीं की थी, जिसके बाद उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल लईक को शहीद कर दिया और उसकी लाश फेंक गए थे। तो अब भी मुज़ाकरात ना करने का फ़ैसला किया है रियासत ने कि किसी भी स्टेज पर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये टीटीपी को भी पैगाम है। सारी दहशतगर्द तंजीमों को पैगाम है कि पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की फ़ौज किसी स्टेज पर भी आपसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी, कोई डील नहीं करेगी। अब इस ऑपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ इत्तलात हैं। कुछ का ख़्याल है कि मास कैज़ुअल्टीज़ हुई हैं और फ़ौज उन मास कैज़ुअल्टीज़ को छुपा रही है। और फ़ौज का ये मौक़िफ़ है कि हमने तकरीबन 346 लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया है। उनमें 168 तो रात को थे और 178 अब किए हैं। 50 टेररिस्टों को, दहशतगर्दों को फ़ौज का मौक़िफ़ है कि उन्होंने मार दिया है। 13 को ज़िंदा गिरफ़्तार भी किया है। अब तक जो वो कह रहे हैं कि जो शहीद हुए हैं वो 28 जो हैं वो फ़ौजी शहीद हुए हैं। आरएचएल 27 उनमें से 27 वो हैं जो हॉस्टेज थे और एक ऑपरेशन के दौरान एफसी का सोल्जर शहीद हुआ है। तो इस हुँ, तरह को फ़ौज 27 अपने हॉस्टेजेस की शहादत तस्लीम कर रही है कि 27 जो फ़ौजी एहलकार यरगमाल थे, उनमें 2 मिसिंग पर्सन्स भी हैं एफसी के और इसी तरह 63 और भी मिसिंग है जो अभी नहीं ट्रेस हो रहे। अगर ये 63 और 2 65 इनको भी कर लिया जाए और 28 वो कर लिए जाए तो इसका मतलब है फ़ौज का कोई 100 फ़ौजियों का नुकसान हुआ है। इंजर्ड 16 हैं और इसके अलावा टोटल जो रेस्क्यू किए हैं वो 178 हैं और टोटल जो मर गए हैं या शहीद हुए हैं वो कह रहे हैं 32 से 35 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये फ़ौज का मौक़िफ़ है। हुँ, और
स्नाइपर्स ने और सब ने जो है वो इसमें इसमें कमांडोज ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। तो ये तो रियासत का और फौज का मौकफ है। दूसरी साइड जो है बीएलए वगैरह कह रहे हैं कि हमने तो सारे ये रकमाली मार दिए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उन्होंने सारे मार दिए, क्योंकि अगर 346 जिंदा रेस्क्यू किए जा रहे हैं तो वो तो फिर सामने आ जाएंगे ना। फौज हुँ, को 35 शहादतें कबू मान रही है, तो और कुछ 68 लोगों को मिसिंग मान रही है। अगर उनको भी मान लिया जाए तो 100 के करीब शहादतें तो हम कह सकते हैं कि कैजुअलिटीज इसमें से हुई हैं। और लेकिन ये फैसला था कि अगर सारे यरगमाली भी शहीद हो जाएं तो भी इन दहशतगर्दों के साथ बात नहीं करनी। अब मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म में एक टर्निंग पॉइंट है, एपीएस की तरह। मेरे ख्याल में ये ट्रेन हाईजैकिंग, वैसे तो अपनी दुनिया में ये ट्रेन हाईजैकिंग का कोई पहला वाकया नहीं है। हमारे यहाँ कुछ दोस्तों का ये ख्याल है कि ये ट्रेन हाईजैकिंग जो है ये पहली दफा हुई है और पाकिस्तान में हो गई है। ऐसा नहीं है। ये दुनिया में ट्रेन हाईजैकिंग का ये छठा वाकया है। इंडिया में भी ट्रेन हाईजैकिंग हुई है, चाइना में भी ट्रेन हाईजैकिंग हुई है, दुनिया के और ममालिक में भी ट्रेन हाईजैकिंग हुई है। ट्रेन हाईजैकिंग के 6 वाकया, ये छठा वाकया है आलमी सतह पर। प्लेन हाईजैकिंग के ज्यादा हैं और ट्रेन हाईजैकिंग के कम वाकयात हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान में टेररिज्म के हवाले से। अब पहले जो नाराज बलोच और जो कौम परस्त बलोच और ये सब जो इस्तिलाहें हैं वो पाकिस्तान की रियासत ने, फौज ने, हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने खत्म कर दी। अब सिर्फ दहशतगर्द हैं। चाहे वो हुँ, बलोच हो चाहे वो पठान हो, वो दहशतगर्द हैं और उनको दहशतगर्दों के तौर पर देखा जाएगा। मुझे अगले दिनों में दहशतगर्द इनके जो सहूलतकार हैं, सियासी सहूलतकार हैं, उन पर भी घेरा तंग होते नजर आता है। उनके गिर्द भी घेरा तंग होता नजर आता है और जो कोई भी इनके नेटवर्क का हामी है, रियासत उस पर सख्ती से आएगी। इस वक्त एक आलमी सतह पर भी राय अम्मा पाकिस्तान के हक में है कि ये बहुत बड़ा वाकया हो गया है। अमेरिका से लेके, चीन से लेके, अक़वाम मुत्तहिदा तक तो सब ने इसकी मजम्मत की है। अगर मैं देखूं तो ये एक स्ट्रेटेजिक गलती है बलोचों की। देखिए, बलोचों ने अपना इस ट्रेन हाईजैकिंग से अपना मुकदमा ही खराब कर लिया। अगर मैं इसको कहूं तो ये वैसे ही है जैसे हमास ने 7 अक्टूबर को करके एक सुसाइड कर लिया ना, कि इसराइल को मौका दिया कि उन्होंने पूरा फलस्तीन जो है वो तबाह कर दिया और दुनिया में हुँ, हमास के लिए जो है वो हमदर्दी खत्म हो और गई। मुझे लगता है जो बलोचों के साथ बैन अवी हमदर्दी भी थी, वो अब हुँ, खत्म हो गई है इस ट्रेन हाईजैकिंग के साथ। आज देखें ना, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, चीन, सब लोग इनकी मजम्मत कर रहे हैं। हत्ता कि भारत भी इनकी हिमायत में कोई लफ्ज नहीं, उसका मीडिया जो मर्जी करता रहे। सरकारी सतह पे भारत को बलोचों की हिमायत में बात नहीं कर सका। माजी में नरेंद्र मोदी भी बलोचिस्तान बनाने के हक में बात करते रहे, लेकिन इन 24 घंटों में वो इसके ऊपर बात नहीं कर सके, क्योंकि दुनिया में सही टेररिज्म की कोई जगह ही नहीं है। और इसने पाकिस्तान को एक मुकदमा दिया है कि अब वो बलोचों को और इन दहशतगर्दों को, जितना दहशतगर्दों को क्रश कर सकता है वो करे और मैक्सिमम फोर्स यूज करे। अब एक फाइनल ऑपरेशन के लिए इंटरनेशनल रायमा हमवार हो गई है और अब बिला खौफ इन दहशतगर्दों के खिलाफ ठोक के ऑपरेशन होना चाहिए। हमें बड़ी तादाद में फौज को बलूचिस्तान लेके जाना चाहिए और वहां का चप्पा चप्पा क्लियर करना चाहिए। और अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स हमें अफगानिस्तान में करनी पड़ती हैं तो वो भी की जाए। सर, सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पर एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। जैसा कि हमने देखा कि कल भारतीय सोशल मीडिया ख़ास तौर पर वहाँ पर तो जश्न का समा था। फिर हमने देखा कि हमारे यहाँ एक मखसूस जमात जो है, उसकी जानिब से भी इस पर काफ़ी ट्वीट सामने आई और फिर इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? चलिए, भारत से तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। भारत का तो नेक्सस है बलूचिस्तान में, उनकी हम लोगों ने इंटेलिजेंस ऑफ़िसर्स, खुफिया ऑफ़िसर्स भी पकड़ते हैं हम जिस तरह। तो फिर अब इस वाले वाक़ये पर आप क्या कहेंगे? ये आदिल राजा वगैरह कर रहे थे तो वो तो ठीक था, लेकिन जब पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ऐसे ट्वीट्स हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे और उन्होंने चीजों को बैड टेस्ट में लेके गए। लेकिन हुँ, किसी जमात को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ऐसे ट्वीट्स नहीं करने चाहिए। वैसे तो उनके हामियों को भी नहीं करने चाहिए थे क्योंकि उनके खाते में जाते हैं। लेकिन टेक्निकली बात यह है कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की फौज पर हमला करना चाहा
और उन्होंने एक ऐसे मौके पर जो जब एक नाजुक मौका था और फौज के लिए ये फैसला करना था कि कोलैटरल डैमेज ले लो, बात करे, दबाव में थी फौज ऑपरेशन के हवाले से, उन्होंने फौज पर रकीक हमले किए और फौज पर अपनी तरफ से बड़ा पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की। अल्लाह ने इज्जत रख ली, पाक फौज की ऑपरेशन कामयाब हो गया, दहशतगर्द मर गए, कुछ हॉस्टेजेस जो हैं वो जिंदा भी निकाल लिए और एक कामयाब ऑपरेशन हुआ। हमारे कमांडोज ने अपनी अहलियत को एक दफा और मनवाया कि वो मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन भी कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं था, हमारे कमांडोज ट्रेन में घुस गए और उन्होंने 33 के करीब दहशतगर्द भी मारे हैं और 13 जिंदा भी पकड़ लिए हैं। ठीक है, कुछ हॉस्टेजेस की भी डेथ हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मौके पे पीटीआई का रवैया कोई अच्छा नहीं था। हुँ। उनके उनके ट्वीट सुनकर देखे ना, वो कोई, मैं समझता हूँ इट वाज नॉट ऑन अ गुड टेस्ट। आप मुल्क एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार था, फौज एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार थी। आप इस मौके पर इज़हार यकजहती भी कर देते तो आपका एक गुड टेस्ट जाता कि जी हम तो यरगमालियों के लिए फौज से यकजहती कर रहे हैं, सियासी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन इस तरह हम साथ नहीं है। और कुछ बलोचों को बाहर जाने से रोक रही थी फौज, रोका हुआ था, वो उन सब के पासपोर्ट और उनको पाकिस्तान से फ्लाई करवाना भी चाहते थे कि इनको बाहर भेजा जाए। मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने लूज किया है और एक बतौर एक नेशनल जमात उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा है और ये कोई गुड टेस्ट में नहीं गया। ये कोई फौज दुश्मनी नहीं थी, ये पाकिस्तान दुश्मनी थी। और क्योंकि फौज उस वक्त पाकिस्तान के लिए लड़ रही थी, फौज कोई अपने मफाद के लिए तो नहीं लड़ रही थी, फौज तो दहशतगर्दी से लड़ रही थी पाकिस्तान के मफाद के लिए। तो मैं तो समझता हूँ बहुत अफसोसनाक है। और लेकिन इसी को जब आप टेररिज्म की हामी हमायत करेंगे डिजिटली सोशल मीडिया पे, तो उसको डिजिटल टेररिज्म कहा जाएगा। मैं समझता हूँ जिन लोगों ने भी पिछले 24 घंटे में इन दहशतगर्दों की बराह रास्त या बिलवास्ता हमायत की है, उन्होंने भी टेररिज्म किया है, उसको डिजिटल टेररिज्म कहते हैं। और हुँ। मेरे ख्याल में स्टेट को उनके खिलाफ भी एक क्रैकडाउन करना चाहिए। ये दुरुस्त है कि उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, लेकिन जो मुल्क में बैठे हैं उनके खिलाफ जरूर क्रैकडाउन होना चाहिए। सर, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी, बानी पीटीआई की जो ट्वीट सामने आई है गुज़िश्ता शब, तो उनकी जानिब से 3-4 बातें की गई हैं। तीनों चारों बातें जल्दी करूँगी, फिर आप उस पर सम अप कीजिएगा उनको कि पहले तो उन्होंने कहा कि जब हमारा दौर था तो जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान की 4 दर्जे बेहतरी हुई थी। फिर उन्होंने कहा रिजीम चेंज के बाद से दहशतगर्दी ने ज़ोर पकड़ा है। फिर तीसरी बात जो उन्होंने की कि खुफिया इदारों का काम जो है वो तो सरहदों की हिफाज़त करना है, सर मुल्क की हिफाज़त को यकीनी बनाना है, लेकिन ये लोग तो पीटीआई को क्रश करने में लगे हुए हैं, तो फिर दहशतगर्दी तो ज़ोर पकड़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि केपी की कारकर्दगी तमाम सूबों से बेहतर है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? लेकिन पहली बात तो ये है कि अगर इमरान खान के दौर में दहशतगर्दी कम थी तो वो इसलिए कम थी कि उनसे पहले नवाज शरीफ के दौर में नेशनल एक्शन प्लान बन के दहशतगर्दी को खत्म किया जा चुका था। एपीएस के वाक़े के बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, फिर मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, फिर दहशतगर्दों को फांसियाँ लगाई गई थीं, फिर ज़रब-ए-अज़ब से लेकर वहाँ बड़े ऑपरेशंस हुए थे, जिसके नतीजे में टेररिज्म का सारा नेटवर्क तबाह कर दिया गया था। वरना उससे पहले जो 2013 का इलेक्शन से पहले इलेक्शन था, उसमें तो इंतखाबी मुहिम भी नहीं चल सकी थी 2008 के इलेक्शन में। 2013 के इलेक्शन में इतना टेररिज्म था कि पीपल्स पार्टी कहती थी हम जलसा ही नहीं कर सके, एएनपी वाले और सारे। उस टेररिज्म को सारे को नवाज शरीफ ने खत्म कर दिया। जब इमरान खान को मुल्क मिला तो इमरान खान को एक टेररिज्म से पाक मुल्क मिला। उस वक़्त मुल्क में इमरान खान ने जिस दिन वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया, उस वक़्त मुल्क में कोई टेररिज्म नहीं था, क्योंकि टेररिज्म तो नवाज शरीफ के नेशनल एक्शन प्लान और मिलिट्री कोर्ट्स और सारे ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशंस और सब की वजह से खत्म हो गया था 2017-18 में। इमरान खान को एक नीट एंड क्लीन पाकिस्तान दिया गया। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान टेररिज्म को वापस ले आया। हुँ। ये और जब वो वापस ले आया तो जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसको एक टेररिज्म दहशतगर्द पाकिस्तान मिला, जिसमें दहशतगर्दी बहुत ज्यादा वापस ले आए हुए थे, जिसमें हम ये कहते हैं कि आपने दहशतगर्दों को वापस आबाद किया। और फिर जो आपकी बलोचों को आपने जो अपीजमेंट की पॉलिसी बनाई कि जी हम आपको आम माफी देते हैं, जिसके तहत आपने बलोचों को रीग्रुप और मुनज्जम होने का मौका दिया, जो आज वो मुनज्जम और रीग्रुप हुए हुए हमें नजर आ रहे हैं।
तो बलूचिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी थी, या जो टीटीपी के हवाले से पॉलिसी थी, तो ये जो टेररिज्म है ये कोई जादू से तो खत्म होता नहीं है। तो इसमें 2 3 4 साल 5 साल लगते हैं। ऐसा थोड़ी था इमरान खान कुर्सी पे बैठा और टेररिज्म खत्म हो गया, इमरान खान कुर्सी से उतरा तो टेररिज्म शुरू हो गया। या अगर वो इक्तदार में नहीं होगा तो मुल्क में दहशतगर्दी होगी, और अगर वो इक्तदार में होगा तो दहशतगर्द उसके इक्तदार के लिए सारी जद्दोजहद करते हैं। ऐसे तो नहीं है। इमरान हुँ। खान को एक दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान मिला था, उसको एक फ्री स्पेस मिली थी, पूरे कोविड में हर जगह पुरअमन पाकिस्तान था। लेकिन इमरान खान की और जनरल फैज की गलत पॉलिसियों से पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी वापस आई। जहां तक बाकी उनके ट्वीट्स की बात है, वो भी उनके ट्वीट्स भी गुड टेस्ट में नहीं है। अगर वो सादा ट्वीट करते कि इस मौके पर मैं पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़ा हूं, और हम दहशतगर्दों के खिलाफ हर 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 जदोजहद में पाकिस्तान के फौज के साथ हैं, तो वो ज्यादा बेहतर ट्वीट होता, मैं समझता। और वो इजहार यकजहती करते अपनी फोर्सेस के साथ कि वो जो एक्शन कर रही हैं, वो कहते मेरी दुआएं हैं यरगमालियों के साथ, वो एक अच्छा ट्वीट भी कर सकते थे। वो ये नेगेटिव ट्वीट करने की उन्हें जरूरत नहीं थी। वो इस मौके पर एक अच्छा ट्वीट करके भी तो उनको कोई नुकसान तो नहीं हो जाना था। ये ऑपरेशन खत्म हो जाता, वो परसों फिर आसम मुनीर को गालियां निकाल लेते। लेकिन इस मौके पर उन्हें नहीं निकालनी चाहिए थी। मेरा ये मौकफ है कि ये क्रिटिकल स्टेज थी। इस मौके पर अगर वो गुड जेस्चर भी शो कर देते तो नेशनल सॉलिडारिटी में ये कोई बुरी बात ना होती, बल्कि ये उनके उनका फर्ज था बतौर सियासी लीडर। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।